Good morning, my students of class 9. I am going to teach you Science, Lesson 3, Chemistry, Atoms and Molecules. Atoms and Molecules. आप पढ़ चुके होंगे व्हाट इज एटम। अगर किसी चीज को हम कोई भी मैटर है उसको हम काटते जाएं, डिवाइड करते जाएं, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जिसको हम पुनः डिवाइड नहीं कर सकते, उसी को हम कहते हैं एटम। उसी को हम कहते हैं एटम। हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में वैज्ञानिकों की कमी नहीं है। There are several philosophers and scientists, Rishi Muni. They have done a lot of work regarding atom. एटम के बारे में सबसे पहले इंडिया में 500 बीसी पहले एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था महर्षि कनाड। महर्षि कनाड, ही वॉज ए ग्रेट फिलोसोफर। इन्होंने बताया था कि अगर किसी भी चीज को, किसी भी मैटर को, मैटर आप समझ लीजिए कि जैसे ये इरेजर है, ये किसी मैटर का बना हुआ है। सारे मैटर्स इसके मिल करके ये इरेजर बनाए हैं। ये पेंसिल है, पेंसिल भी बहुत सारे मैटर की बनी है। तो जो भी चीजें हम देखते हैं, ऑल आर मैटर्स, ऑल आर मैटर्स एंड दीज मैटर्स, इनको अगर आप डिवाइड करते जाओ तो जो फाइनली जो स्मॉल पार्टिकल्स बनते हैं उसी को हम कहते हैं एटम। अब इसका हिस्ट्री आप देखिए। हमने बताया महर्षि कनाड इंडिया के थे और इन्होंने बताया कि किसी भी मैटर को उसमें हम पदार्थ बोलते थे। मैटर आज बोल रहे हैं, पहले इसको पदार्थ बोलते थे। किसी भी पदार्थ को अगर आप डिवाइड करते जाओ तो उसका जो स्मॉलेस्ट पीस होगा जिसको हम पुनः डिवाइड नहीं कर सकते, उसी को हम कहते हैं परमाणु। परमाणु, इसी परमाणु को आज हम एटम कहते हैं। तो हमारे इंडिया में इस तरह से ये महर्षि थे कनाड। इन्होंने सबसे पहले बताया कि हर चीज पदार्थ की बनी होती है। उस पदार्थ को अगर आप डिवाइड करते जाओ, जो स्मॉलेस्ट पीस होगा उसको हम परमाणु कहते हैं। इसी तरह से दूसरे हमारे ऋषि थे फाकुधा कत्यामा। फाकुधा कत्यामा, ये भी इंडिया के थे, फिलोसोफर थे। इन्होंने कहा कि स्मॉलर पार्टिकल्स ये मिल करके पदार्थ को बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ये पेंसिल है, ये किसी मैटर का बना हुआ है और इस मैटर में जो परमाणु होते हैं ये एक दूसरे से मिल करके बनते हैं मैटर। एट द सेम टाइम ग्रीक फिलोसोफर थे, इन्होंने इसका नाम दिया एटम, परमाणु का नाम दिया एटम। और फाइनली जो जॉन डाल्टन थे, ये कब हुआ? ये सब 500 बीसी पहले, 500 साल ईस्वी शुरू होने के पहले ही हमारे इंडिया के ऋषियों ने कहा कि ये पदार्थ होता है, पदार्थ परमाणु से बनता है। परमाणु का नाम एटम रखा गया बाय ग्रीक फिलोसोफर। लेकिन इनको क्रेडिट नहीं गई। क्रेडिट किसको गई? जॉन डाल्टन को, जिन्होंने इन सब चीजों को एक सिस्टमेटिक रूप दिया। इन्हीं को हम मानते हैं कि एटॉमिक थियरी के जनक यही हैं। अब देखिए यहां ये दूसरे, इनका जो जॉन डाल्टन का एटॉमिक थियरी है, ये दो चीजों पर आधारित है, दो लॉज हैं। इनको आपको समझना पड़ेगा। जैसे पहला नियम है
लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर ही डॉल्टन की थ्योरी आधारित है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? पहला नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई भी पदार्थ हो, कोई भी मैटर हो, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग ले तो जितनी मात्रा में वो भाग लेता है उतनी ही मात्रा में उसका प्रोडक्ट बनता है। मतलब उसमें कोई लॉस नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर 1 ग्राम मैटर है, रिएक्शन के पहले 2 मैटर हैं, उनका वेट 1 ग्राम है, तो रिएक्शन के बाद भी वो 1 ग्राम ही रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा इनके मास में। जैसे यहां पर देखो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट ये है XYZ, ये 3 कॉम्बिनेशन हैं। कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम सल्फेट है, ये सोडियम क्लोराइड है। अब इसमें मान लो X और Y, X को हमने एक फ्लास्क में रखा, Y को एक टेस्ट ट्यूब में रखा और टेस्ट ट्यूब को धागे से बांध दिया। यहां पर कार्क लगा दिया जिसे बाहर से एयर वगैरह न आवे, कोई चीज अंदर न आवे। अब इसको हम बॉयल करें या रिएक्शन करें या धागे से इसको जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर हम ढीला कर दें, ये इसमें मिल जाए, दोनों सोल्यूशन मिल जाए X और Y। तो मिलने के बाद हम मिलने के पहले इसका वेट ले लेंगे पूरे फ्लास्क के साथ, और पूरा रिएक्शन होने के बाद हम पुनः फिर वेट ले लेंगे। तो रिएक्शन के पहले और बाद के मास में कोई अंतर नहीं आएगा, इनके वेट में कोई अंतर नहीं आएगा। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहां आप देखिए प्राउस्ट दूसरा नियम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इसको समझने के लिए वाटर है। वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है 1.8 होता है। अगर 1 हाइड्रोजन है तो 8 ऑक्सीजन होती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है ये 1.8 होगा। ये कांस्टेंट होता है हमेशा। अगर 9 ग्राम वाटर है, 9 ग्राम वाटर आप ले लीजिए, तो उसमें 9 ग्राम में 1 ग्राम हाइड्रोजन होगी और 8 ग्राम जो है ऑक्सीजन होगी। तो किसी भी वस्तु में, किसी भी मैटर में जो चीजें होती हैं उनका प्रोपोर्शन सेम होता है। जैसे यहां पर आपने देखा सोडियम कार्बोनेट है, इसमें सोडियम कितना होगा, कार्बोनेट कितना होगा, बिल्कुल फिक्स मात्रा होगी सोडियम की और कार्बन की और ऑक्सीजन की, यानी CO3। इनका फिक्स रेशियो होता है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। किसी भी कंपाउंड में हर एक एलिमेंट का प्रोपोर्शन सेम होता है। ये 2 लॉ हैं। इसी लॉ के आधार पर ही डाल्टन ने, ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक हैं जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने थियरी दिया, एटॉमिक थियरी। आप देखिए यहां एटॉमिक थियरी, जॉन डाल्टन एटॉमिक थियरी। अब इसमें थियरी में क्या इन्होंने दिया है, ऑल मैटर्स वेदर एन एलिमेंट, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे कंपाउंड हो या कोई मिक्सचर हो, सभी मैटर में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम कहते हैं एटम। उसको हम कहते हैं एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर इज एटम।
पहला नियम हो गया। दूसरा, एटम इंडिविजुअलिटी नॉट क्रिएटेड नॉर डिवाइडेड। इनडिविजिबिलिटी मतलब ये जो एटम होते हैं इनको हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते। वी कॉन्ट डिवाइड एटम इनटू still smaller pieces. It means the atoms cannot be created or cannot be divided. तीसरा नियम देखिए, आइडेंटिकल इन मास एंड रिएक्शन। जो एटम किसी भी रिएक्शन में भाग लेते हैं उनका मास वही होता है और उनके रिएक्शंस भी वही होते हैं। मास में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्रिया के पहले जो उनका मास होगा वही क्रिया के बाद भी होगा, जैसे आपने यहां देखा था। चौथा, डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट एटम्स मतलब अगर एक कोई मैटर है उसके एटम्स एक सेम होंगे, दूसरा कोई कंपाउंड होगा उसके मैटर और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। जैसे हाइड्रोजन और पानी का हम लेते हैं तो हाइड्रोजन का मास अलग होगा, ऑक्सीजन का मास और प्रॉपर्टीज अलग होगी। यही चीज में बताई जाएगी। डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। रेशियो इज सेम। रेशियो इज सेम हमने बताया आपको। वाटर है, इसमें एक हाइड्रोजन होगी और 8 ऑक्सीजन होगी, 8। तो 1:8 के रेशियो में होते हैं। रेशियो इज सेम इन ऑल द कंपाउंड्स। जिन चीजों का वो बना हुआ है उसका रेशियो एक ही होगा। तो ये 6 जो है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ, किसी कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर उनका है और काइंड ऑफ एटम, जैसे यहां हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, ये कांस्टेंट होंगे। ऐसा नहीं कि हम पानी ले रहे हैं जौनपुर से, एक पानी ले रहे हैं बनारस से, तो दोनों के एटम्स में अंतर कोई हो, एटम्स वही होंगे, पानी कहीं से भी आप लीजिए। तो इस तरह से जैसे एक मैसन है, मिस्त्री जिसको बोलते हैं, राजगीर होता है। व्हाट इज एटम? जैसे राजगीर होता है वो बालू, सीमेंट, ईंट से बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाता है। तो उस बिल्डिंग का जो यूनिट है वो क्या है? दैट इज ब्रिक। ब्रिक लगा तो ब्रिक क्या है? वो एटम समझ लीजिए। उसी तरह से कोई भी पदार्थ हो, कोई भी मैटर हो, दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक। उसका बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वो एटम होता है। एटम एटम फॉर्म्स द मैटर। एटम फॉर्म्स द मैटर। एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर। कितना बड़ा होता है एटम? आप अगर उसका साइज देखें तो नैनोमीटर में नापा जाता है। नैनोमीटर 1/9 raised power -9 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, या 1 मीटर इज इक्वल टू 1.10 raised power 9 नैनोमीटर। 1 मीटर जो है 10 लिख करके उसके आगे 9 जीरो लगा दीजिए, उतना नैनोमीटर होता है। तो 1 नैनोमीटर आप समझ लीजिए। कुछ रिलेटिव साइज यहां दिया गया है, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम का रेडियाई कितना होगा? 10 raised power -10 नैनोमीटर इन मीटर। इसी तरह मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, इसका अगर हम साइज देखें तो 1 raised power -9।
तो इस तरह से ये डाल्टन जो हैं ये माने गए जनक एटॉमिक थियरी के, जबकि इसके पहले हमारे देश के ऋषियों ने इसका पहले से ही पता कर लिया था कि कोई भी पदार्थ, उन्होंने मैटर को पदार्थ बोला, पदार्थ के अगर हम टुकड़े करते जाएं, फाइनली ऐसा टुकड़ा हमें छोटा मिलेगा जिसके पुनः टुकड़े हम नहीं कर सकते, पुनः डिवाइड नहीं कर सकते। उसको इन्होंने बताया था 500 बीसी पहले, परमाणु कहा था। इसी परमाणु को आज हम क्या कह रहे हैं, एटम कह रहे हैं। इसकी सारी क्रेडिट जो है जॉन डाल्टन को जाता है, क्योंकि ये ब्रिटिश के हैं, इंग्लैंड के हैं, और हमारे जो ऋषि थे कनॉड, इनका नाम नहीं आता है। तो इस तरह से आपको हमने बताया एटम के बारे में। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और चीजें बताएंगे। यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ है, आपको बता दें, 1 मोल जो मॉलिक्यूल्स होता है, 1 मोल जो होता है ये होता है 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं एक मोल में। जैसे आप मैथ में आपका डजन होता है, पेयर होता है, पेयर में 2 पार्टिकल्स होंगे, 2 आइटम्स होंगे पेयर में। डजन में 12 पार्टिकल्स होते हैं। उसी तरह से ये मोल जो होता है, केमिस्ट्री में मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 इतने पार्टिकल्स पाए जाएंगे। इट में बी एटम, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, यही सब पाए जाते हैं। इसमें एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। इसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर कभी कभी आता है, पूछा जाता है, जैसे डजन है, पेंसिल है, एनी आर्टिकल, पेयर में 2 होते हैं। तो ये एवोगैड्रोस नंबर होता है कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो इस तरह से आपको हमने आज थोड़ा सा बताया। इसको हमने बार बार आपसे कहा है, किसी भी चीज को हमेशा याद करने के लिए जिस समय चीजें पढ़ाई जाती हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, उस समय आपको समझ में आती है। इसका मतलब आपकी मेमोरी 100% है, आपकी मेमोरी 100% है, 100%। लेकिन ये 100% जो है 13 घंटे बाद, 13 आवर बाद, ये केवल रह जाती है 54%। तो 13 घंटे के अंदर आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, जो भी पढ़े हैं। रिवाइज करने के बाद आप 1 हफ्ते बाद अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो ये 54 है, रिवाइज कर लेंगे तो 54 जो है 64 हो जाएगा 13 घंटे के अंदर। और 64 जो है पुनः आप आफ्टर 1 वीक में इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे तो 64 जो है ये 74% पहुंच जाएगा। और फिर महीने में एक बार, इन ए मंथ, फिर आप एक बार पढ़ लीजिए तो ये आपका 74 जो है 84 पहुंच जाएगा %। ये नियम है, इस पर रिसर्च हुई है, जर्मनी के साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है कि आप जब कोई चीज समझते हैं, आपको समझ में आ गई, इसका मतलब 100% है। 13 घंटे बाद वो 54 हो जाती है, फिर 46% आप भूल जाते हो। लेकिन अगर 13 घंटे के पहले रिवाइज कर लो तो आपका ये 54% बढ़ करके 64 हो जाएगा। और 1 हफ्ते बाद पुनः एक बार उस चीज को आप देख लीजिए तो ये आपका 64 से बढ़ के 74 हो जाएगा। और 1 महीने में फिर एक बार इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए तो आपका ये याददाश्त जो है 84% हो जाएगा। तो इस तरह से मेमोरी चीजें जो हैं याद होती हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। हमने जैसे बताया है, इसको आप लिख करके कम से कम इतनी चीज आप अपनी कॉपी पे लिखिए, किताब में पढ़िए, और फिर इसी चीज को देख करके इसी के आधार पर आप बोल दीजिए, डिस्क्राइब कर दीजिए कि डाल्टन कौन थे,
क्या क्या नियम इन्होंने दिए। हमारे देश में कौन सा महर्षि था जिसने सबसे पहले इस अणु के बारे में बताया। मैटर को उन्होंने पदार्थ कहा और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था उसको परमाणु कहा। उसी को आज हम एटम कहते हैं। डाल्टन की थियरी किन दो नियमों पर आधारित है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इन्हीं दोनों नियमों पर ये डाल्टन की थियरी आधारित है। ये 6 नियम इनके हैं, इनको 6 आप याद कर लो। थैंक यू वेरी मच।